हेलो स्टूडेंट्स, देखिए अमलगामेशन जो चैप्टर चल रहा है उसमें अपने नेक्स्ट देखिए क्रय प्रतिफल की गणना। विक्रेता कंपनी को क्रेता कंपनी जो क्रय प्रतिफल भुगतान करेगी उसका व्यापार खरीदने के एवज में, उसके लिए उसकी गणना किस प्रकार की जाएगी। वही वाली बातें हैं कि दो प्रकार का जब एकीकरण होता है कि विलय की प्रकृति में या क्रय की प्रकृति का। तो अगर विलय की प्रकृति का एकीकरण हो तो उसमें क्रय प्रतिफल की गणना कैसे की जाती है। देखिए सभी संपत्तियों के पुस्तक मूल्यों का योग, आपको ये मालूम ही है कि विलय की प्रकृति में बुक वैल्यू ही लेते हैं, बुक वैल्यू पर ही पुस्तक मूल्य पर ही लेते हैं, उनका योग कर लेते हैं। समस्त बाहरी दायित्व एवं संचय को माइनस कर देते हैं तो वो परचेज कंसिडरेशन आ जाता है। परंतु क्रेता कंपनी विक्रेता कंपनी के अंशधारियों को निर्गमित अंश पूंजी एवं किए गए भुगतान के योग की राशि पूर्ववत ज्ञात राशि से भिन्न हो तो उक्त योग की राशि को क्रय प्रतिफल माना जाएगा तथा इन दोनों राशियों के डिफरेंस को संचयों में समायोजित किया जाएगा। मतलब क्रेता कंपनी विक्रेता कंपनी के अंशधारियों को जो निर्गमित अंश पूंजी है, मान लीजिए परचेज कंसिडरेशन तो कुछ डिफरेंस आया और उनको जो विक्रेता कंपनी के जो अंशधारी हैं उनको जो निर्गमित अंश पूंजी कर रही है नई कंपनी, अगर वो ज़्यादा है तो फिर वही माना जाएगा। और अगर इन दोनों का जो डिफरेंस है उनको संचय में समायोजित किया जाएगा। ये वाली बात बार बार में आ चुकी है। फिर क्रय प्रतिफल का जो भुगतान होगा वो इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर्स में ही किया जाएगा। अंश के टुकड़े के लिए नकद भुगतान किया जा सकता है और नकद भुगतान किस आधार पर होगा, क्रेता कंपनी के अंश के बाजार मूल्य के आधार पर नकद भुगतान किया जाएगा। तो ये है क्रय प्रतिफल विलय की प्रकृति में इस प्रकार गणना करेंगे। फिर क्रय की प्रकृति में देखिए अब इसमें क्रय की प्रकृति में अलग अलग विधियां हैं क्रय प्रतिफल के भुगतान की। 4 विधियां हैं जिसमें नंबर 1 है एक मुश्त विधि। एक मुश्त विधि में इसमें प्रतिफल की राशि प्रश्न में स्पष्ट दी हुई होती है कि इतना प्रतिफल है, इतने लाख रुपया है या इतना जो भी है, साफ दी हुई होती है। इसमें कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। दूसरी विधि है शुद्ध संपत्ति विधि। व्यापार क्रय के समान एंट्री होती है, वही एसेट्स को डेबिट करते हैं, लायबिलिटीज़ को क्रेडिट करते हैं और गुडविल और कैपिटल रिजर्व अगर कम ज़्यादा होता है तो वो आता है परचेज कंसिडरेशन, जो मैंने आपको एंट्री करके बताई थी यहाँ पर पहले जब इस बात को मैं समझा रहा था, तब ये एंट्री मैंने करके आपको बताई थी, वो सेम एंट्री यहाँ पर होगी। फिर है शुद्ध भुगतान विधि। विक्रेता कंपनी को जो भुगतान किए जाते हैं उनका योग लगा लिया जाता है। क्रेता कंपनी द्वारा किए जाने वाले भुगतान नकद में हो सकते हैं, ऋण पत्र जारी कर सकती है, इक्विटी शेयर जारी कर सकती है, प्रेफरेंस शेयर जारी कर सकती है, किसी भी रूप में हो सकता है। मतलब विक्रेता कंपनी को जो भी भुगतान किया जा रहा है उन सब का टोटल लगा लो, वही क्रय प्रतिफल हो जाएगा और वो शुद्ध भुगतान विधि के द्वारा होगा। यदि किसी पक्ष को भुगतान क्रेता कंपनी के माध्यम से न किया जाकर डायरेक्ट किया जाता है तो उसे क्रय प्रतिफल के परिगणना में शामिल नहीं किया जाएगा। मतलब डायरेक्ट करती है क्रेता कंपनी के माध्यम से न करके वो डायरेक्ट ही कर देती है तो परिगणना में शामिल नहीं किया जाएगा। ऋण पत्रों का भुगतान क्रय प्रतिफल की गणना में शामिल नहीं करते हैं। अगर ऋण पत्रों का भुगतान है तो क्रय प्रतिफल की गणना में शामिल नहीं करते। ये सारी बात स्पष्ट है शुद्ध भुगतान विधि के अंतर्गत। फिर आता है अंशों के आंतरिक मूल्य विधि। ये 4 विधियां हैं। तो इस विधि में क्रय प्रतिफल की गणना कंपनी के अंश के आंतरिक मूल्य के आधार पर की जाती है, नेट एसेट मेथड की तरह। आंतरिक मूल्य जो अंश का निकालते हैं नेट एसेट मेथड से, उसकी तरह। नेट एसेट मेथड आप जानते ही हैं, टोटल रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज़ करके जो नेट एसेट आती है उसमें अंशों की संख्या का भाग लगाते हैं तो वो नेट एसेट मेथड से आंतरिक मूल्य आ जाता है। आउटसाइड लायबिलिटीज़ में प्रेफरेंस शेयर को भी शामिल किया जाता है। मतलब आउटसाइड लायबिलिटीज़ में प्रेफरेंस शेयर को शामिल किया जाता है। इसका मतलब यह है कि जब हम नेट एसेट्स का कैलकुलेशन करेंगे तो टोटल रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ एसेट्स जब लेंगे उसमें से जब आउटसाइड लायबिलिटीज़ घटाएंगे तब प्रेफरेंस शेयर्स को भी घटाएंगे। तो ये 4 विधियां हैं, देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये 4 विधियां हैं इनकी क्रय की प्रकृति के एकीकरण में किस प्रकार क्रय प्रतिफल की गणना होती है। अब आती है बात इनकी जनरल एंट्रीज़ की। तो वही 2 तरीके से अपने को बांटना पड़ेगा इसको कि विलय की प्रकृति में और क्रय की प्रकृति में। तो विलय की प्रकृति में
क्रेता विक्रेता की पुस्तकों में पहले अपन बात कर रहे हैं विक्रेता की पुस्तकों में। तो विक्रेता की पुस्तकों में देखिए सबसे पहले एंट्री होगी संपत्ति पक्ष की सभी मदों, दृश्य, अदृश्य या काल्पनिक को बुक वैल्यू पर स्थानांतरित करने पर। विलय की प्रकृति है, इसमें बुक वैल्यू पर ही स्थानांतरित होगा। रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे टू असेट, मतलब इसका मतलब यह है कि ये जितनी भी एंट्रीज हम करेंगे इन सब एंट्रियाँ इसलिए कर रहे हैं एंट्रीज क्योंकि विक्रेता कंपनी की पुस्तकों में जो भी खाते खुले हुए हैं उन सबको बंद करना है, क्योंकि वो तो बिक्री है कंपनी अब, और क्रेता कंपनी में खुल जाएंगे वो खाते। तो विक्रेता कंपनी की पुस्तकों में जब अपन एंट्री कर रहे हैं तो सारे खाते बंद करने के लिए कर रहे हैं। तो सबसे पहला हो गया रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, इसमें सभी संपत्तियों को क्रेडिट कर दिया जाएगा। आपको पता ही है कि संपत्तियों का बैलेंस डेबिट होता है, तो जब क्रेडिट हो जाएंगी तो अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। फिर आइए दायित्व पक्ष में। तो दायित्व पक्ष की सभी मदों, जिसमें प्रेफरेंस और इक्विटी शेयर कैपिटल को छोड़कर बाकी सभी मदों को वैल्यू पर ट्रांसफर कर देंगे। लाइब्रेरीज, प्रोविजंस, रिजर्व्स, सरप्लस सबको डेबिट करके टू रियलाइजेशन कर देंगे, और इनको डेबिट करने से ये अपने आप ही विक्रेता कंपनी की पुस्तकों में बंद हो जाएंगे। फिर क्रय प्रतिफल प्राप्य होने पर परचेजिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ये एंट्री हो जाएगी। और क्रय प्रतिफल जब प्राप्त हो जाएगा तब क्या प्राप्त होगा, बैंक कितना प्राप्त होगा, कितना प्रेफरेंस शेयर प्राप्त होंगे, कितने इक्विटी शेयर प्राप्त होंगे, उनको डेबिट करके और टू इस परचेजिंग कंपनी को वापस क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब आता है नंबर 5, पूर्वाधिकार अंश पूंजी का शेष ट्रांसफ़र करने पर। अब क्योंकि यहाँ पर आपने देखा कि प्रेफरेंस और इक्विटी शेयर्स को छोड़कर, तो अब प्रेफरेंस शेयर को बंद करेंगे। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो पेमेंट करेंगे वो यहाँ पर आएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर्स इन परचेजिंग कंपनी जितने दिए जा रहे हैं। अगर इन दोनों में डिफरेंस हुआ तो जहाँ भी कम पड़ेगा वहाँ पर रियलाइजेशन लिखना पड़ेगा। डेबिट में भी हो सकता है, इट मे बी ऑन डेबिट और इट मे बी ऑन इन क्रेडिट रियलाइजेशन अकाउंट। तो फिर आता है इक्विटी शेयर कैपिटल को ट्रांसफ़र करना। अब इक्विटी शेयर कैपिटल को ट्रांसफ़र करेंगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल को भी इक्विटी शेयर होल्डर में ट्रांसफ़र करेंगे। फिर वसूली खाते को बंद करना। अब जो ये रियलाइजेशन अकाउंट खुला हुआ है, इतनी एंट्रीज आपने की हैं जिनसे इस सब में रियलाइजेशन अकाउंट खुल गया है, अब उस रियलाइजेशन अकाउंट को बंद करना पड़ेगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट को बंद करेंगे तो वो दो बातें हैं वही कि अगर डेबिट शेष हो या क्रेडिट शेष हो। रियलाइजेशन अकाउंट या तो डेबिट बैलेंस होगा या क्रेडिट बैलेंस होगा। अगर डेबिट होगा तो इक्विटी शेयर होल्डर मतलब इक्विटी शेयर होल्डर से बंद करते हैं उसको रियलाइजेशन को। तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन होगा, और अगर क्रेडिट बैलेंस होगा तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर, मतलब रियलाइजेशन अकाउंट का जो भी बैलेंस होगा उसको इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में ट्रांसफर करके बंद कर देंगे। फिर अब आपने देखा बस सारे खाते बंद हो गए, केवल एक इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट है वो खुला हुआ है। तो अब क्रेता कंपनी से प्राप्त प्रतिफल इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे देंगे कि इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट को भी अब डेबिट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर भी क्रेडिट हुआ, यहाँ पर और इससे भी अगर कोई क्रेडिट हुआ हो तो वो सब एडजस्ट होके और इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू इक्विटी शेयर इन परचेजिंग कंपनी और टू बैंक। अगर कोई अंश का टुकड़ा है तो बैंक भी हो सकता है, नहीं तो कितने इक्विटी शेयर कैपिटल उसको दिए हैं परचेजिंग कंपनी में वो हो गया। तो ये है विक्रेता की पुस्तकों में विलय की प्रकृति के संबंध में जनरल एंट्री। इन एंट्रीज से आपने देख लीजिए सारे खाते बंद हो गए, सारी संपत्तियां इससे बंद हो गई, सारे दायित्व और रिजर्व इससे बंद हो गए। फिर क्रय प्रतिफल की ये दो एंट्री, फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को प्रेफरेंस शेयर होल्डर में ट्रांसफर करके उनको जो देना था दे दिया, फिर इक्विटी शेयर कैपिटल को इक्विटी शेयर होल्डर में ट्रांसफर करके जो देना था वो दे दिया, और अब रियलाइजेशन अकाउंट को इक्विटी शेयर होल्डर्स बंद कर दिया और लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी पेमेंट कर दिया। तो विक्रेता की पुस्तकों में सारी एंट्रीज होते ही सारे खाते बंद हो जाएंगे। अब क्रेता की पुस्तकों में क्या एंट्री होगी? क्रेता की पुस्तकों में तो सिर्फ ये दो ही एंट्री होंगी, एक तो व्यापार खरीदने की कि एसेट्स अकाउंट डेबिट जो बुक वैल्यू पर ली है उसने, टू लाइबिलिटीज़ और टू लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी। जितना क्रय प्रतिफल है उस राशि से, ये मैंने लिखा है यहाँ पर परचेज कंसिडरेशन पीसी शॉर्ट में, तो परचेज कंसिडरेशन से लिक्विडेटर के वेंडर को क्रेडिट कर दिया जाएगा, और इनमें जो डिफरेंस होगा वो सब इस रिजर्व में बुक वैल्यू और एडजस्टमेंट अमाउंट। ये बार बार में जो अपन पहले पढ़ रहे थे, जब मैंने कहा था इनका संचयों में एडजस्टमेंट करेंगे, संचयों में समायोजित करेंगे, संचयों में समायोजित करेंगे, तो जो भी कम ज़्यादा होगा वो संचयों में समायोजित करेंगे। अगर संचय इस टोटल से, इनका टोटल इन दोनों का
इन दोनों का टोटल अगर कम पड़ रहा है तो रिजर्व में बढ़ा देंगे, और अगर कम हो रहा है तो रिजर्व में घटा देंगे। तो ये बुक वैल्यू और एडजस्टमेंट अमाउंट से ये एंट्री हो जाएगी व्यापार खरीदने की। और फिर ये जो लिक्विडेटर वेंडर अकाउंट खुल गया है, इसको पेमेंट जब करेंगे तो क्रेता कंपनी जब इसको पेमेंट करेगी तो निस्तारक को क्रय प्रतिफल का भुगतान जब करेगी तो लिक्विडेटर को डेबिट कर देगी। और क्या क्या दिया जा रहा है, इक्विटी शेयर, सिक्योरिटीज प्रीमियम और टुकड़े के लिए नहीं। तो इस विधि में क्रेता कंपनी की पुस्तकों में क्रय की प्रविष्टि करते समय किसी प्रकार की गुडविल या कैपिटल रिजर्व उत्पन्न नहीं होगा। यहाँ पर यह विलय की प्रकृति है, और विलय की प्रकृति में क्रेता कंपनी की पुस्तकों में कोई भी गुडविल या कैपिटल रिजर्व उत्पन्न नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो भी कम ज़्यादा होगा वो इस रिजर्व में करना है, जो भी कम ज़्यादा होगा वो इस रिजर्व में करना है। क्योंकि क्रय प्रतिफल की विक्रेता कंपनी के अंश पूंजी में अंतर को रिजर्व्स में समायोजित किया जाता है। मतलब गुडविल और कैपिटल रिजर्व ने लिखकर, और जो भी कम ज़्यादा करना है वो रिजर्व्स में करना है। तो इस प्रकार ये हुआ विलय की प्रकृति में के एकीकरण में विक्रेता की पुस्तकों में और क्रेता की पुस्तकों में क्या क्या जनरल एंट्रीज होंगी। थैंक यू।